महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई 3 बार नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव कर चुका है। मई के बाद हमने 3 राउंड्स में देखे हैं कि रेपो रेट्स बढ़े हैं। इससे दो चीजें हुई है, एक तो बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है और दूसरा होम लोन के ब्याज में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन संभावना यह है कि आने वाले दिनों में होम लोन की मांग और बढ़ेगी और ऐसे में बैंकों के पास ज्यादा फंड्स होने चाहिए। इसीलिए एफडी के लिए आने वाले दिनों में और अच्छी खबर आ सकती है, यानी इस पर दरें हम फिर से देखेंगे बढ़ते हुए। लेकिन आपको फिक्स डिपॉजिट में अभी किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरह के एफडी में निवेश करें और किससे दूर रहें, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करूं तो आपको ये निवेश का कैसा विकल्प लगता है, स्पेशली अभी के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि एफडी पर हर हफ्ते एक बैंक जो है एफडी पर जो है वो इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट हफ्ते में हम देखते हैं 2-3 बैंक हैं जिनके एफडी के बढ़ोतरी की खबर आ जाती है। ऐसे वक्त में जब एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको एफडी कैसा लगता है निवेश के विकल्प की तरह? आमतौर पे हर एक प्रोडक्ट का अपनी एक जगह होती है अपने पोर्टफोलियो में। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हर हफ्ता कोई बढ़ा रहा है। ये जब रिवर्स होता है तब बहुत दुख की बात होती है। तो एफडी का भी बहुत अहम जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ छोटे समय अवधि के लिए आपको पैसा पार्क करना है तो एफडी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। जैसे 3 महीना 6 महीना या फिर आपको पता ही नहीं कि कब जरूरत पड़ेगा, तो आप एफडी पे अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए आपको एफडी अच्छा लगता है, लेकिन महंगाई को मात देने में कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट जो है वो उतना अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि एफडी में कब निवेश किया जाए? सिर्फ एक इमरजेंसी कॉर्पस के तौर पर जिसे पार्क करने के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, या वाकई में कुछ अपने गोल के साथ इसे अलाइन कर सकते हैं? ये जो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ एफडी का प्रॉब्लम नहीं है। कहीं सारे, अगर आप सेफ्टी की तरफ जाए तो डेट फंड्स में भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा। आज की तारीख में अगर आप देखें तो नहीं बीट कर पा रहा। तो नंबर 1 तो इमरजेंसी कॉर्पस में आपको एफडी में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट क्लोज होगा कि आपको 2-3 दिन लगेंगे म्यूचुअल फंड से निकालने को, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए बहुत कंफर्ट होता है एफडी। तो अगर मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो उनको बहुत टेंशन होती है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा एफडी में रखना जरूरी होता है। और अपने लिए भी शॉर्ट टर्म में जितना पैसा एफडी में मिलना है, अगर सेफ डेट फंड्स में डालोगे उतना ही मिलना है। तो एक स्मॉल पोर्शन जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसको एफडी में रखना बहुत अच्छी बात होती है। तो सेफ्टी के लिहाज से तो प्रतिभा बैंक के एफडी, मुझे लगता है जो लोग जो हैं बाजार इक्विटी से थोड़ा सा घबराते हैं और उन्हें एक अश्योर रिटर्न चाहिए, उनके लिए एफडी एक अच्छा विकल्प है। नहीं, जिसका ये टर्म टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका टाइम समय अवधि है 5 साल 7 साल आपके पास है तो इक्विटी इज अ ग्रेट बेट। अगर नहीं है, आपको 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर पैसा चाहिए, तो डेट में इन्वेस्ट करना। डेट में क्या ऑप्शन है? डेट में डेट म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट एफडीज कर सकते हो, स्वीप इन एफडी भी कर सकते हो। सो इट्स मोर अबाउट कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपको पता ही नहीं आप क्या करने वाले हो, 2-3 महीने बाद डिसाइड करने हो, वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। और शॉर्ट टर्म पार्किंग में इमरजेंसी फंड का पैसा आपने पार्क करने के लिए कहा, और अभी एक बात बताई कि इससे पैसे निकालना जो है वो बहुत इजी रहता है, तुरंत आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। इसी वजह से आप इसे इमरजेंसी फंड के लिए अप्रोप्रिएट मानती हैं? एब्सोल्युटली। अगर ये एफडी करेंगे तो एट द प्रेस ऑफ अ बटन आप निकाल सकते हो। स्पेशली अगर आपने स्वीप इन एफडी करके रखा है तो सैटरडे हो, संडे हो, बैंक हॉलीडे हो, जैसे हाल ही में आपने देखा इंडिपेंडेंस टाइम डे के टाइम बहुत सारे हॉलीडेज थे। अगर डेट फंड में पैसे हैं तो जब मार्केट खुला है तभी 1 डे के अंदर मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर नहीं है तो एफडी इज इंपॉर्टेंट। तो हर एक पर्सन को अपना मेडिकल इमरजेंसी और इमरजेंसी कॉर्पस का एक हिस्सा डेफिनेटली एफडी में रखना चाहिए। और एफडी में रखते वक्त ये ध्यान रहे कि जो पैसा आप रख रहे हैं उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर डेफिनेटली टीडीएस कटेगा। डेट फंड्स में भी कटता है लेकिन टीडीएस नहीं कटता, बाद में आपको टैक्स भरना पड़ता है। टीडीएस कटेगा, टैक्स लगेगा, इन्फ्लेशन बीट नहीं होगा, लेकिन इसका एक जगह है क्योंकि आपको इमरजेंसी में तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली सेफ रहता है। यस, अगर आप चूज नहीं करोगे तो वो अनसेफ भी हो सकता है, बट मोस्टली सेफ रहता है और ऑन पार रिटर्न देता है सेफ डेट म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से।
जब हम एफडी की भी बात करते हैं तो कई तरह के एफडीज हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस तो आपको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए देते ही हैं, लेकिन कई कॉर्पोरेट एफडीज हैं, कई एनबीएफसीज के एफडीज हैं जो कि हमको बैंक और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। 1-2% उस पर ज़्यादा हमें ब्याज मिल रहा होता है। आप कॉर्पोरेट एफडी को चुनने की सलाह देती हैं, और कोई अगर कॉर्पोरेट एफडी जैसे विकल्प को चुनता है तो क्या उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए? जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है तो मैं घबरा जाती हूँ। बेस्ट है कि आप रेटिंग देखें कि ये रेटिंग कैसे, जैसे आप कंपनी को नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर HDFC या बजाज फाइनेंस का FD है तो सेफ लगता है। अगर आप कोई और कंपनी कर रहे हो तो हो सकता है कैपिटल लॉस भी हो। अगर आपको याद रहेगा 2-3 साल पहले बहुत सारे लोग ने FD डाला था और कॉर्पोरेट FD से इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था और कैपिटल भी रिटर्न नहीं हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान में रखें कि भले ही आपको 1% कम मिले, लेकिन टॉप कॉर्पोरेट एफडीज में निवेश करें। और ये लोन का फैसिलिटी जो नॉर्मल एफडी में मिलता है, नॉर्मल एफडी में आपने पैसे डाल दिया, आपको अर्जेंटली चाहिए तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, अप टू 90% आपको लोन मिल जाएगा, 1-2% एक्स्ट्रा में आपको लोन मिल जाएगा। वो सब फैसिलिटीज इधर नहीं मिलेगा और ये लॉक इन हो जाता है पैसा। ओके, और मुझे ये भी बताइए कि रेटिंग की आपने बात की, तो ये रेटिंग क्या होती है, इसमें हमें क्या देखना चाहिए, कौन सी रेटिंग अच्छी मानी जाती है और ये रेटिंग कौन दे रहा होता है, इसमें हमें क्या देखना है? अब क्रेडिट एजेंसीज रेटिंग्स देते हैं, AAA AA रेटिंग्स देते हैं। जैसे हायर रेटिंग होता है, इसका ये मतलब है आपका कैपिटल लॉस जो है होने का संभावना बहुत ही कम है। तो हमेशा जब आप हाई इंटरेस्ट रेट कमाने की कोशिश करते हो, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको तुरंत सतर्क होना चाहिए कि शायद इसमें थोड़ा ज्यादा क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क मतलब आपके कैपिटल लॉस होने का भी रिस्क। अगर आपको रिस्क लेना ही था तो आप इक्विटी में डाल देते हैं। आपको रिस्क नहीं लेना, आपको सेफ रखना है, इसलिए आप FD में डाल रहे हो, तो उसमें 1% के लिए रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कि उचित है। ओके, तो आपको एक रेटिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए। ये एक तरह से उस कंपनी की साख कैसी है वो आपको बताएगी। अभी हमने देखा कि कुछ बैंक्स ने प्रतिभा फ्लोटिंग रेट पर भी वो एफडी लेकर के आए। ये जो एफडी पर रेट है वो बढ़ेगा, बदलते रहेगा जैसे जैसे रेपो रेट बदलेगा। तो फिक्स्ड रेट पर आपको एफडी लेनी चाहिए या फ्लोटिंग? क्या फ्लोटिंग आपको लगता है बेहतर विकल्प है, फ्लोटिंग रेट पर अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो? अगर शॉर्ट टर्म है और जैसे आज की सिचुएशन है, अगर आप ये 2 महीने पहले मुझे पूछते तो मैं क्लियरली बोलते फिक्स्ड मत लो, फ्लोटिंग ले लो, क्योंकि रेट बढ़ने वाला है। लेकिन अभी भी थोड़ा रेट बढ़ने वाला है। फ्लोटिंग इज सीम्स लाइक अ गुड आइडिया इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है। आई वुड स्टिल थिंक दैट देयर स्टिल सम स्कोप कि और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो फ्लोटिंग इज अ गुड आइडिया। बट रेट हाइक पूरा खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे आपको फिक्स पे जाना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्लोटिंग इज अ गुड आइडिया। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्लोटिंग इज अ गुड आइडिया। और आप कह रही हैं जब हम देखेंगे कि ये रेट राइज जो है वो रुक रहा है तो फिर हमें फिक्स पर जाना चाहिए। वैसे एफडी में आपने एक टिप हमें दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए आप कीजिए, और अगर मेरे पास बड़ी रकम है तो मैं क्या उसे मल्टीपल एफडीज में डिवाइड करूं या एक ही एफडी में पूरी रकम डालूं? एक सबसे बड़ी बात होती है, FD का लैडरिंग करना जरूरत है। मल्टीपल FDs इन द सेम बैंक, मल्टीपल FDs इन डिफरेंट बैंक्स। व्हाई मल्टीपल FDs इन डिफरेंट बैंक्स? बिकॉज ये इंश्योरेंस मिलता है अप टू 5 लाख। मतलब अगर बैंक को कुछ हो जाए, जो हाल ही में आपने देखा कोऑपरेटिव बैंक, PMC बैंक का तो मेमोरी बहुत फ्रेश है, अगर कुछ हो जाए तो हर बैंक का FD में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो इसलिए मल्टीपल बैंक्स चूज करें। और लैडरिंग इसलिए कि मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम्स पे हो, आपको डिफरेंट टाइम पे पैसे की जरूरत होगी। आपने 50 लाख डाल दिया और आपको चाहिए सिर्फ 5 लाख रुपए, तो ये विकल्प है कि आप लोन ले सके। लेकिन उसको ब्रेक करने जाएंगे तो सब पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इससे अच्छा आप 5, 2, 3 ऐसा डिफरेंट डिनोमिनेशंस के FD करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। यानी इसे थोड़ा बांट दीजिए, सबको एक जगह पे कंसंट्रेट मत होने दीजिए। टैक्स सेविंग के लिए प्रतिभा जी, कई लोग जो है 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी करते हैं। आपको क्या लगता है, टैक्स सेविंग के लिए एफडी अच्छा विकल्प है? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे मैंने बताया, FD शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब 5 साल बहुत लंबे समय अवधि होती है। तो ELSS जैसे फंड्स में अगर आप डालेंगे तो 3 साल का लॉक इन होता है, उसको 5 साल तक रखेंगे तो FD से कहीं ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकता है और टैक्स फ्रेंडली रिटर्न्स आपको मिल सकता है। ये बहुत स्मॉल शॉर्ट टर्म
यूजेस के लिए ही एफडी को यूज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के लिए सब रखना मैं नहीं मानती हूँ कि इट्स अ गुड आइडिया। ओके, सो लॉन्ग 5 इयर्स टर्म का के लिए लॉक है। इन करने में कोई समझदारी नहीं लग रही है। प्रतिभा, आपने कहा था कि हमें जो एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस कटता है, बैंक ये टीडीएस काटेगा। इसके अलावा क्या जब हमको रिटर्न हम लेते हैं उससे, हम अगर पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या उस पर फिर टैक्स भी देना पड़ेगा? अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे शो करना होगा? एब्सोल्युटली। अगर टीडीएस तो वो एक स्मॉल परसेंटेज कटता है, 10% कटता है, लेकिन अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, बाकी का 20% आपको भरना पड़ेगा। आपने पूछा था क्या हम जब पैसा लेते हैं, पैसा अगर आपने लिया ही नहीं, क्यूमुलेटिव एफडी में डाल दिया, तो भी एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसको इनकम मान के उस पर टैक्स भरना पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप रिडीम करोगे तभी आपको टैक्स भरना है, रिडीम नहीं करोगे वो पड़ा रहेगा 2 साल 3 साल के लिए, वो 3 साल के लिए आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, ना टीडीएस ना टैक्स। जब आप रिडीम करोगे जरूर आप टैक्स भरोगे। ओके, सो एफडी में जरा सा सावधानी, टीडीएस तो बैंक काटेगा ही, और अगर आपने क्यूमुलेटिव एफडी जैसा किया, यानी आप 3 साल के बाद भी पैसे विड्रॉ करें, वो 3 साल का जो समय है ना उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। सो प्रतिभा के टेक अवे हैं कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना है तो उसे आप जो है स्प्रेड आउट कीजिए, लैडर कीजिए, यानी छोटे छोटे अमाउंट के मल्टीपल एफडी आप कीजिए, छोटी अवधि के लिए कीजिए, लंबे समय के लिए पैसा इसमें आप अगर लॉक इन में डालेंगे तो वो उतनी अच्छी एडवाइस नहीं होगी। राइट प्रतिभा, हैव आई कंक्लूडेड इट ऑल? एब्सोल्युटली। एक ही चीज कि अलग अलग बैंक में भी कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक बैंक के लिए 5 ही लाख मिलता है, तो 5 लाख से ऊपर है तो अलग अलग बैंक सेम क्रेडिट रेटिंग के अलग अलग बैंक में भी कीजिए। ठीक है प्रतिभा, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के वो आपके सामने रखते हैं। संगम कुशवाहा का पहला सवाल मैं लेती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि मुझे बेटी की शादी के लिए 5 साल के लिए 1 लाख रुपए का निवेश करना है, क्या मैं जिला सहकारी बैंक, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं जहाँ इन्हें दिख रहा है कि ज़्यादा जो है इन्हें ब्याज वहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इन्हें पैसा जमा करना चाहिए क्या? बेटी की शादी के लिए ये पैसा जो है उनको ज़रूरत होगी, एक क्रूशल नीड है, और पूछ रहे हैं कि सहकारी बैंक में करना करें एफडी? आमतौर पे 5 साल का अगर समय अवधि है तो मैं तो बताऊंगी आप म्यूचुअल फंड में करो, लेकिन आप एफडी में ही करना चाहते हो, आपको थोड़ा भी वॉलेटिलिटी नहीं चलेगा, तो इट्स बेटर कि आप सहकारी बैंक में ना करें, बिकॉज आप अपने मेमोरी को जॉग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बैंक के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें ये इंश्योरेंस स्कीम में जुड़े हुए हैं। मतलब अगर डिफॉल्ट हो गई तो आपको 1 लाख रुपए आपने बताया, मतलब 5 साल के लिए अगर आप 1-1 लाख भी करोगे तो 5 लाख तक सेफ होगा, 90 डेज के अंदर इंश्योरेंस दे देंगे। तो यू कैन कंसिडर डूइंग इट कोऑपरेटिव बैंक, बट आई वुड स्टिल अर्ज यू कि आप इक्विटी को कंसिडर करिए। इतनी समय लंबे समय अवधि के लिए गारंटीड प्रोडक्ट्स अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो 5 साल का वक्त है, इसीलिए आपको कह रही है कि आप इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें। तो आप किस तरह इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में करें, डेट म्यूचुअल फंड में करें, इस तरह के लोग जो 1 लाख का निवेश करना चाहते हैं 5 साल के लिए? क्योंकि आप बहुत कंजर्वेटिव है, आप बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड में भी कर सकते हैं जहां पे डाउनसाइड रिस्क है, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड होता है। तो 65% तक इक्विटी में रहेगा, 35% डेट में रहेगा, तो मार्केट गिरेगा भी तो कम गिरेगा, और 5 साल में अगर गिर भी गया तो ऊपर आ जाएगा। तो आप निश्चिंत एक्चुअली हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। अगला सवाल सुष्मिता का लेते हैं। सुष्मिता पूछ रहे हैं कि मैंने एसबीआई में 2 लाख रुपए की 5 साल के लिए एफडी कराई थी, 3 साल हो गए हैं, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इस एफडी पर क्या मैं लोन ले सकती हूँ? कैसे मिल सकता है मुझे ये लोन? उसी बैंक के पास जाना होगा इन्हें? एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात है। एफडी का एक अच्छा पॉइंट है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आप पूरा लोन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आप उस पर एफडी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, लोन ले सकते हैं। लोन पे आपको अप टू 90% जो जितना आपने डाला है, मतलब आपने 5 लाख डाला है तो 90% ऑफ 5 लाख आपको मिल जाएगा लोन के तौर पे। उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है? जितना आपका एफडी कमा रहा है उससे 1%, सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मिलता है, और इस दौरान आपके एफडी इंटरेस्ट कमाता रहेगा। और इसको लेना भी बहुत सिंपल है, स्मॉल अमाउंट्स के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसका लिमिट्स होता है, नहीं तो आप बैंक ब्रांच में जाएं और लोन ले लें। और लोन कैसे रीपे करें? लोन जो नॉर्मल होम लोन, व्हीकल लोन रीपे करते हैं, इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल दोनों आप दे सकते हैं, और उसका टाइम पीरियड भी आपकी मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, 3 साल से 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल होता है। जैसे आपके एफडी ऑलरेडी 3 साल हो चुका है तो आप 2 इयर्स का ले सकते हैं, 2 इयर्स में आप रीपे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है।
थैंक यू सो मच प्रतिभा, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिक्स डिपॉजिट पर इतनी सारी काम की बातें बताने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।